करीब 600 करोड़ रुपए की मालकिन अपने ही घर के नौकर से कहती है कि मुझे चाय की तलब लगी है, क्या तुम मेरे लिए चाय बना के ला सकते हो। नौकर कहता है जी ठीक है, मैं चाय बना के लेके आता हूँ। जैसे ही नौकर चाय बना कर लेके आता है, वो मालकिन चाय पीती है और चाय पीने के बाद उसे नींद के झटके से आने लगते हैं। तभी कहा जाता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं आराम करना चाहती हूँ। वो आराम करने के लिए गहरी निद्रा में पहुंच जाती है और जब आंखें खुलती हैं तो वो एक लकड़ी के बड़े से ताबूत में थी। अब वहां से उसने जोर जोर से चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की ताकि उसे वहां से बाहर निकाला जा सके, लेकिन घर वालों तक वो आवाज़ें पहुंच नहीं पा रही थीं। आखिरकार वक्त बीतने लगता है और वक्त बीतते बीतते थोड़े बहुत नहीं, लगभग 35 महीने का समय हो जाता है। आखिरकार उस महिला को उस ताबूत से, उस जगह से जब बाहर निकाला जाता है, इसके लिए एक मजिस्ट्रेट, डॉक्टरों की टीम, बड़े सारे संख्या में लोग और फॉरेंसिक टीम, कई सारी टीमें वहाँ पर आ जाती हैं। बाकायदा इसकी पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है और वीडियोग्राफी के बाद जब ये दुनिया के सामने सच आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इतने करोड़ रुपए की मालकिन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आज कहानी उसी महिला की जो एक राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलोर की। यही बेंगलोर को, जिसको आज हम बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं, उसी का एक इलाका है रिचमंड इलाका। दरअसल बात कर रहा हूँ आज़ादी के समय की। 27 अगस्त 1947 की ये बात है। हैदराबाद, जयपुर, मैसूर के पूर्व दीवान हुआ करते थे। छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, उनकी एक तरह से राजा ही थे, सर मिर्ज़ा इस्माइल। उनके घर में उनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है शकेर खलीली। शकेर खलीली जब घर में पैदा होती है तो घर में बड़ी सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं। वक्त आगे जैसे जैसे बढ़ रहा था, जब वो बड़ी होती है तो उसकी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी, और बेहद खूबसूरत स्टाइलिश होने के साथ साथ वो राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी, तो इसलिए उसकी जो शौक़ थे वो राजाओं के जैसे शौक़ हुआ करते थे। उसकी जब शादी का वक्त आता है तो ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन रिश्ता आता है उसी के परिवार में ही। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अकबर मिर्ज़ा। अकबर मिर्ज़ा चूँकि IAS ऑफिसर होता है, तो जब कैडर मिलने वाली बात आती है तो उन्होंने अपनी ही स्वेच्छा, अपनी ही मर्जी से IFS का कैडर चयन किया। इसका मतलब होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें कि विदेश में जो राजनयिक होते हैं, राजदूत होते हैं, वो अपने इस सर्विस में जाते हैं। तो उनसे जब इनकी शादी होती है, शादी के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर थे और वहाँ पर अपने बच्चों के यानी बीवी के साथ रहते हैं और अलग अलग देशों की जब भी यात्रा किया करते थे तो शकेर खलीली हमेशा उनके साथ हुआ करती थीं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनको एक के बाद एक बेटियां पैदा हो रही थीं और धीरे धीरे करके उनको 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं। जब 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं तब उन्होंने अपने ही यहाँ इंडिया में रहकर अपनी ज़िम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया, अपने रियल इस्टेट वगैरह भी देखना शुरू कर दिया। साथ ही जो उनके हस्बैंड होते हैं, कभी वो इंडिया रहते थे तो कभी वो बाहर रहते थे। एक बार रामपुर के नवाब के यहाँ पर शादी समारोह था, एक कार्यक्रम था। तो जो ऑफिसर होते हैं, IFS ऑफिसर होते हैं, उन्होंने कहा अपनी बीवी शकेर खलीली से कि तुम जाकर उस शादी समारोह जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाना, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो वो अपनी चारों बेटियों को लेकर उस प्रोग्राम में शामिल होती हैं। ये बात है साल 1983 की। जब वो शादी समारोह में शामिल होती हैं, प्रोग्राम में शामिल होती हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि हस्बैंड क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ज़रूरी काम था इसलिए वो नहीं आए, इसलिए मैं अपने साथ ही आई हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर आती हैं तो इस घर में एक नौकर था और उस नौकर का नाम मुरली मनोहर मिश्रा होता है। मुरली मनोहर मिश्रा की एक ख़ास बात थी कि वो सम्मोहन क्रिया में मतलब मशहूर था। वो किसी से बात करता था और किसी को भी अपना बना लिया करता था। बातचीत करने के दौरान ही उसने इस मैडम को, इस महिला को देखा जो बहुत अमीर थी और उसके नाम कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उससे पूछा गया कि मैडम आपको 4 बेटियां हैं, बेटा क्यों नहीं हुआ, क्या आप इस बारे में जानना चाहोगी। जैसे क्या उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, ठीक शकेर खलीली कहती हैं कि तुम कैसे पता कि मुझे बेटे की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम्हें सचमुच बेटे की ज़रूरत है। तुम्हारे पति तो तुम्हें बेटा दे नहीं सके, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बेटा दे सकता हूँ। जब ये बात उन्होंने सुनी तो ये सुनने के बाद उसे एक बार को तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उससे पूछा गया कि तुम, तो उन्होंने कहा कि मैं रामपुर के जो नवाब हैं उनकी जायदाद की रखवाली करता हूँ, देखभाल करता हूँ, उन्हीं के साथ मेरा रहना सहना है। तभी वो उन्हें ऑफ़र देती हैं कि तुम्हें यहाँ से सब कुछ छोड़ के, यानी कि रामपुर को छोड़कर तुम्हें बेंगलोर आना पड़ेगा और बेंगलोर आने के बाद तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम, जब ये इस तरह की बात आती है तो वो रामपुर छोड़ के सीधा बेंगलोर पहुँच जाता है और ये शकेर खलीली के साथ उसने रहना शुरू कर दिया और साथ ही उनकी जो ज़मीन जायदाद थी, रियल इस्टेट में उनका हाथ बढ़ाना
शुरू कर देता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। जब तुम अपने शौहर से अलग होगी तभी शायद तुम्हें बेटा पैदा होगा। इस बात की उसने गारंटी जब इसने ली तो तब जाकर ये शकीर खलीली ने अपने हस्बैंड यानी कि अकबर मिर्ज़ा से कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन साल 1985 को दोनों ने आपस में सहमति के बाद IFS ऑफिसर से, अकबर मिर्ज़ा से, उसने तलाक ले लिया शकीर खलीली ने। और तलाक लेने के बाद तब वो उस व्यक्ति के पास जाती है, उससे कहती है कि ठीक है बताओ कि बेटा कैसे पैदा होगा। तभी वो कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तब 17 अप्रैल 1986 को वो शादी करती है। तब उसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास हो जाती है और इस व्यक्ति का नाम मनोहर लाल मिश्रा होता है। और जैसी शादी होती है तो वो अपना नाम बदल लेता है, अपनी पहचान बदल लेता है। वो अपना नाम रखता है स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी श्रद्धानंद उसके साथ अब रहना शुरू कर देता है। और जैसी बेटियों को ये बात पता चलती है तो बेटियां खफा हो जाती हैं, साथ ही माँ भी खफा हो जाती है। माँ, अब उनकी 3 बेटियां थीं, वो तीनों बेटियों को लेकर अपने अलग वहाँ से चली जाती है। ये महिला बेंगलुरु में रह जाती है। जो इसकी चौथी बेटी होती है जिसका नाम सबा होता है, एक सबा ही ऐसी थी कि जो अपनी माँ से गाहे बगाहे किसी न किसी रूप में बातचीत कर लिया करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग में, मैं मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। क्योंकि बेटी भी माँ की जैसी थी, चारों की चारों बेटियां बेइंतहा खूबसूरत थीं, तो इसलिए उन्होंने भी अपनी अपनी राह पकड़नी शुरू कर दी। और ये लड़की बम्बई चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपना मॉडलिंग में अपना करियर बना रही थी। माँ से जब भी मौका मिलता था तब वो बात कर लिया करती थी फ़ोन के माध्यम से। मई 1991 की बात है, उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उसने ना उठाकर जो श्रद्धानंद होता है, स्वामी श्रद्धानंद, वो फ़ोन उठाता है। उससे पूछा जाता है कि माँ से बात करा दो। तो वो कहते हैं कि माँ, एक हैदराबाद में नवाब साहब के यहाँ पर शादी समारोह है, वो वहाँ पर गई हैं, बात नहीं हो सकती, 2-4 दिन के बाद बात करना। जब 2-4 दिन के बाद बात आती है तब फिर से फ़ोन करती है वो बेटी सबा अपनी माँ शकीर खलीली को। उनसे कहती है कि माँ से बात करनी है। तो लेकिन फ़ोन कोई और उठाता है, कहा जाता है कि वो कच्छ में एक हीरा व्यापारी हैं, उनके यहाँ पर शादी समारोह में गई हैं, इसलिए बातचीत नहीं हो सकती। तब कुछ वक्त और बीतता है, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है। तो बताया जाता है कि वो इनकम टैक्स का कुछ उसके दिमाग में टेंशन चल रही है, इसलिए फ़िलहाल वो बातचीत नहीं कर सकती हैं, इसलिए आपको बाद में बात करनी पड़ेगी। हर बार श्रद्धानंद ही फ़ोन उठाया करता था। बेटी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद आखिरकार फिर से वो फ़ोन करती है कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है। तभी स्वामी श्रद्धानंद कहता है कि तुम्हारी माँ दरअसल प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और वो अमेरिका का न्यूयॉर्क में एक रूज बेल्ट एक इलाका है, वो वहाँ पर रह रही हैं। उन्होंने कहा है कि 9 महीने तक मुझे कोई परेशान ना करे। दरअसल उनको एक बेटा पैदा होने वाला है। ये बेटी जानती थी कि इसने जो शादी की है वो इसीलिए शादी की है ताकि माँ को एक भरोसा दिलाया जा सके, उसको बेटा पैदा हो सके। तो इसलिए जब ये वाली बात आती है तब वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे दूर नहीं रह सकती, मुझे फ़ोन नंबर दे दो अमेरिका का, मैं अमेरिका में बात कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन नंबर तो है नहीं। तभी इस लड़की ने अपनी माँ के बारे में पता करने की कोशिश की। आखिरकार कि न्यूयॉर्क के रूज बेल्ट जो शहर है वहाँ पर आखिरकार कहाँ रह रही है। तो संपर्क साधने की तमाम कोशिशें उसकी नाकाम रहती हैं और माँ उसको मिलती ही नहीं है। तब उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, मैंने हर तरह से पता करने की कोशिश की है। आखिरकार वो फिर से बेंगलुरु में आती है और 10 जून 1992 की बात है, अशोक नगर पुलिस स्टेशन होता है, सबा वहाँ पहुँचती है, जाकर कहती है कि मेरी माँ मई 1991 से लापता है, उसके मैंने पता करने की कोशिश की है लेकिन मेरी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मैं इस व्यक्ति से पूछती हूँ तो ये कोई सीधे सीधे जवाब नहीं देता है। कभी कहता है शादी में गई हैं, कभी कहता है कि वो न्यूयॉर्क गई हैं। इस तरह से मैं करूँ तो क्या करूँ। जब पुलिस ने ये मामले की FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन जिस तरह से पुलिस को गंभीरता से मामला लेना चाहिए था, पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वो लड़की परेशान हो जाती है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। 10 जून 1992 को FIR दर्ज की गई थी, लेकिन बयान में 93 और 94 साल आ जाना, साल 1994 आ जाता है, लेकिन उस महिला के बारे में कोई पता नहीं चलता। तब उसने कुछ उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के बाद इस मामले की जांच केंद्रीय अपराध शाखा को 26 मार्च 1994 को जांच दे दी जाती है। आखिरकार केंद्रीय अपराध शाखा जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है तो उनका मकसद था कि आखिरकार वो महिला है कहाँ, इसी के बारे में पता करना था। एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल सादा वर्दी में, एक जो रिचमंड इलाका था बेंगलोर का, वहीं पास में ही एक शराब का ठेका था। उस शराब के ठेके पे जाके बैठ जाता है क्योंकि उसने जानकारी निकाली थी कि इस घर का एक नौकर है, वो नौकर अक्सर शराब के ठेके पे बैठकर शराब पीता रहता है। तो उस दिन उस कांस्टेबल ने जो भेष बदल के गया हुआ था, जाकर उस नौकर को फ्री में शराब पिलाई और उसने कहा कि
मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम तो घर के नौकर हो, तुम्हें तो सब कुछ पूरी पूरी जानकारी होगी। ये मैडम जो शकीर खलीली हैं कहाँ, इनके बारे में कुछ बताओगे? वो कहते हैं कि मैडम तो घर के अंदर ही हैं, उनको पूरी दुनिया में जहाँ में ढूंढा जा रहा है। जैसे ही उस कांस्टेबल ने ये बात सुनी, कांस्टेबल को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसी बात कर रहे हैं। वो बताता है कि घर का एक कमरा है, कमरे के ऊपर मार्बल पत्थर लगाया गया है, जो बेहद खूबसूरत कमरा बनाया गया है। उस कमरे में अक्सर शाम को पार्टी होती हैं और जो स्वामी श्रद्धानंद हैं उसके यार दोस्त, उसके मिलने वाले, उसकी महिलाएं भी आती हैं और उस पार्टी में शामिल होती हैं। आपको पता नहीं है उस महिला को उसके अंदर दफनाया गया है। जैसे ये कांस्टेबल ये बात सुनता है, वो अपने उच्च अधिकारियों को बताता है। उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और 28 मार्च 1994 को स्वामी श्रद्धानंद को हिरासत में लिया जाता है और इस मामले की फिर सख्ती से पूछताछ की जाती है। आखिरकार स्वामी श्रद्धानंद टूट जाता है और 30 मार्च 1994 को एक टीम गठित की जाती है, जिसमें मजिस्ट्रेट, गवाह, जांच दल, डॉक्टर, फॉरेंसिक टीम, तमाम तरह के अधिकारी वगैरह होते हैं। अब यहाँ इसकी पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई जाती है और वीडियोग्राफी कराने के बाद लगभग 35 महीने का समय बीत जाता है। जिस दिन क्या 30 मार्च 1994 को ये गड्ढा खोदा जा रहा था। जब गड्ढा खोदा जाता है तो कुछ गहराई के बाद आखिरकार एक जो गद्दा होता है, लिहाफ होता है, इस तरह के बड़े से मोटे से कपड़े के अंदर एक लकड़ी का एक ताबूत टाइप का था, वो दबा हुआ था। उससे जब बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने के बाद लकड़ी का ताबूत निकलता है। उस ताबूत को जब खोला जाता है तो ताबूत के अंदर एक नाइटी निकलती है जो महिलाएं अक्सर पहनती हैं, एक कंकाल निकलता है, एक लंबे से बाल थे उस महिला के, और साथ ही चूड़ियाँ थी जो उसने पहना हुआ था, उसके कपड़े, सैंडल वगैरह ये सब सामान था। और इस महिला की जब लाश उस ताबूत के अंदर से निकलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको कई साल से ढूंढने की बेटी कोशिश कर रही थी, दरअसल वो घर के ही अंदर कमरे में एक ताबूत के अंदर दफन कर दी गई थी। अब इसके बाद इस मामले की चार्जशीट लगाई जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, गवाह इकट्ठे किए जाते हैं और पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की जाती है तो निचली अदालत में केस पहुंचता है। साल 2000 में जब निचली अदालत में मामला पहुंचा था तो जज साहब ने सुनने के बाद कहा कि इस व्यक्ति यानी कि स्वामी श्रद्धानंद को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसकी प्राण न निकल जाए। मामला फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। साल 2005 की ये बात है और इस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इस व्यक्ति ने अपील की कि भाई मुझे माफ़ कर दिया जाए या फिर जिस तरह से भी अपील करता है, तो साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट बिना किसी छूट के इसको उम्र कैद की सज़ा देता है। कहता है कि जब तक इसकी प्राण न निकल जाएं तब तक इस सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। साल 2023 चल रहा है और उस व्यक्ति ने पिछले साल यानी कि साल 2024 चल रहा है, साल 2023 में उस व्यक्ति ने सलाखों से बाहर निकलने के लिए अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को ठुकरा दिया। बताया जाता है कि उस व्यक्ति की उम्र आज की तारीख में लगभग 81 साल के आसपास है। जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार ये हत्याएं क्यों की गई थी, तब पुलिस की जांच में उस वक्त आया था कि इस महिला के नाम लगभग 600 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो उस दौर में यानी कि साल 1991 में, यदि आज की हम बात करें तो ऐसा दावा किया जाता है कि उस संपत्ति की कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की है। इस महिला ने जब लगा कि इसको कोई बच्चा उच्चा नहीं होने वाला है, तब वो अपनी चारों बेटियों को बराबर बराबर संपत्ति बंटवारा करना चाहती थी, उनके नाम करना चाहती थी। और जब ये स्वामी श्रद्धानंद को इस बारे में जानकारी होती है तो स्वामी श्रद्धानंद ने उसको एक दिन चाय में कुछ नशीली गोलियां मिलाकर ताबूत में कैद कर दिया था। और जब उस महिला ने की आंख खुली होगी तो शायद उसने बचने की, छटपटाने की तमाम कोशिशें की होंगी, लेकिन उस ताबूत में वो इतनी गहराई में दबा हुआ था कि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अगर कोई सुनने की कोशिश भी करता तो शायद सुन नहीं पाता, क्योंकि उसने उस ताबूत के अंदर ही तड़प तड़प के, बिना किसी सांस के, बिना किसी हवा के दम तोड़ दिया था। और जब ये बेटियों को ये बात की जानकारी होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, बेटियों को यकीन नहीं हो रहा था कि उस महिला ने आखिरकार अपने बेटे को जन्म देने की वजह से कितना कष्ट सहा, कितनी दिक्कतें सही। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, मुझे ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप हैं सब बेबुनियाद हैं। जबकि ये भी जो मामला है, मुकदमा है, आज भी कोर्ट अदालत में चल रहा है कि लगभग जो 600 करोड़ रुपए की संपत्ति थी वो कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा दावा किया जाता है कि सारी की सारी संपत्ति को उसने धोखाधड़ी से अपने नाम करा लिया था। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।